नमस्कार। सभी अध्येताओं का इस चैनल पर बहुत स्वागत है, जिसका नाम है ज्ञान कल्पतरु। इस चैनल पर हम हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी विषयों पर सविस्तार चर्चाएं करते हैं। ये चर्चाएं हमें आगामी परीक्षा के लिए सन्नद्ध करती हैं, वह चाहे कोई भी परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, सी टैट, यू टैट, यूपी टैट, एमपी टैट की परीक्षा हो, पुलिस भर्ती परीक्षा हो, समूह ग की परीक्षा हो, समूह घ की परीक्षा हो। वे सभी परीक्षाएं जिनमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह चैनल अत्यंत उपयोगी और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी काल के बारे में। काल शब्द का क्या अर्थ होता है, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, उनके उदाहरण और पहचान, इन सभी विषयों के बारे में हमने सविस्तार चर्चा की थी। तो यदि आपने काल से संबंधित वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए। हमने पिछली कक्षा में यह भी चर्चा की थी कि क्रिया के 3 मुख्य अंग होते हैं। पहला है वृत्ति, दूसरा है काल और तीसरा है वाच्य। तो वृत्ति और काल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा मुख्य विषय है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आइए पाठ में बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे वाच्य किसे कहते हैं, अर्थात वाच्य शब्द का क्या अर्थ होता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है कथ्य, अर्थात बोलने का विषय। तो वाच्य शब्द का अर्थ है कि वाक्य में कथ्य क्या है, अर्थात बोलने का विषय क्या है, किसके बारे में बातचीत की जा रही है, किसकी मुख्यता है। वाच्य किसे कहते हैं, तो जानिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है अथवा भाव की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। तो वाक्य में कर्ता मुख्य है अथवा कर्म मुख्य है या फिर भाव की मुख्यता है, इसका ज्ञान वाच्य से होता है। तो वाच्य का कार्य है यह बताना कि वाक्य में मुख्य कौन है, कर्ता है या कर्म है या फिर भाव है। तो जो वाक्य का कथ्य होता है, अर्थात वाक्य में जिसके बारे में बोला जाता है, जो बोलने का विषय है, वह कर्ता है या कर्म है या फिर भाव है, जो इसका ज्ञान कराता है, वह वाच्य कहलाता है। तो वाच्य के उदाहरण देखें, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कर्ता, कर्म और भाव के बारे में। तो जब भी हम वाक्य निर्माण करते हैं, तो वाक्य निर्माण के लिए जो सबसे जरूरी बिंदु हैं वह 3 हैं। उनमें सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और इसके पश्चात क्रिया। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं वाक्य बनाने के लिए, वाक्य निर्माण के लिए। कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्ता उसे कहते हैं जो क्रिया को संपादित करता है, अर्थात जो क्रिया को पूर्ण करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्म उसे कहते हैं जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, अर्थात असर पड़ता है। और क्रिया उसे कहते हैं जो कर्ता के कार्य का बोध कराने वाला शब्द होता है, अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो जब भी हम वाक्य निर्माण करते हैं, तो वाक्य निर्माण के लिए जो सामान्य नियम है वह क्या है। तो हिंदी में जब भी वाक्य निर्माण करेंगे तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे और इसके पश्चात लिखेंगे क्रिया। तो जो कोई भी वाक्य होगा उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया आवश्यक बिंदु होते हैं। अब बात करेंगे वाच्य के उदाहरणों के बारे में। वाच्य का पहला उदाहरण है मानसी सफाई कर रही है। इस वाक्य में मानसी शब्द करता है, क्योंकि सफाई करने का कार्य मानसी कर रही है, इसलिए मानसी करता है। और मानसी अर्थात कर्ता के हिसाब से ही वाक्य की क्रिया हो रही है। मानसी शब्द में अर्थात कर्ता में स्त्रीलिंग और एक वचन है। तो मानसी शब्द स्त्रीलिंग है और एक वचन है, और मानसी के हिसाब से ही क्रिया भी है, अर्थात कर रही है क्रिया में स्त्रीलिंग और एक वचन है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस वाक्य में मानसी शब्द की मुख्यता अर्थात कर्ता की मुख्यता है। दूसरा उदाहरण है वेद द्वारा कहानी पढ़ी गई। इस वाक्य में कहानी पढ़ने की क्रिया वेद कर रहा है, इसलिए वेद यहाँ पर कर्ता है, लेकिन गौण है अर्थात अमुख्य है। जब भी कर्ता के बाद से और द्वारा शब्द जोड़ा जाए तो वहाँ पर कर्ता गौण हो जाता है, अर्थात अमुख्य हो जाता है। तो इस वाक्य में भी जो वेद है वह गौण करता है, क्योंकि वेद शब्द के बाद द्वारा शब्द जोड़ा गया है, लिखा गया है। वेद शब्द में पुल्लिंग है, अर्थात वेद शब्द पुल्लिंग का रूप है, लेकिन अगर हम वाक्य की क्रिया देखेंगे तो पढ़ी गई स्त्रीलिंग है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह वाक्य कर्म प्रधान है, अर्थात इसमें कर्म की मुख्यता है, न कि कर्ता की मुख्यता, क्योंकि वाक्य की क्रिया कर्ता के हिसाब से नहीं चल रही है, जबकि जो कर्म है कहानी उसके हिसाब से वाक्य की क्रिया चल रही है। इसलिए इस वाक्य में कर्म की मुख्यता है। वाक्य का तीसरा उदाहरण है उमेश से हंसा गया। इस वाक्य में उमेश शब्द कर्ता है, लेकिन चूंकि कर्ता के बाद से का प्रयोग हुआ है, से शब्द जोड़ा गया है, इसलिए उमेश यहाँ पर कर्ता है लेकिन गौण कर्ता है, अर्थात अमुख्य कर्ता है। इसलिए इस वाक्य में उमेश अर्थात कर्ता की मुख्यता नहीं है। इसी प्रकार इस वाक्य में कर्म भी नहीं है और न ही कर्म होने की संभावना है, इसलिए इस वाक्य में कर्म की भी मुख्यता नहीं है। तो इस वाक्य में हंसा गया जो पद है, शब्द है, वह वाक्य की क्रिया है और इस वाक्य में क्रिया की मुख्यता है, अर्थात भाव की मुख्यता है। अब हम बात करेंगे वाच्य के भेद के बारे में। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तरी वाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। आइए इनके बारे में सविस्तार बातचीत करें। सबसे पहले बात करेंगे वाच्य का पहला भेद कर्तरी वाच्य के बारे में। कर्तरी वाच्य किसे कहते हैं? जिस वाच्य में कर्ता की मुख्यता हो उसे कर्तरी वाच्य कहते हैं। जिस वाच्य में कर्ता मुख्य हो उसे कर्तरी वाच्य कहते हैं। कर्तरी वाच्य में लिंग, वचन और कारक कर्ता के अनुसार होते हैं, अर्थात कर्ता में जो लिंग वचन होता है, वाक्य की क्रिया में भी उसी अनुसार लिंग और वचन होता है। तो जो भी वाच्य कर्ता प्रधान होगा, अर्थात जिस भी वाच्य में कर्ता की मुख्यता होगी, उस वाक्य की क्रिया में कर्ता के अनुसार ही लिंग वचन होता है, अर्थात जो लिंग और जो वचन जो कारक कर्ता में है, कर्ता में होता है, वही वाक्य की क्रिया में भी होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। कर्तरी वाच्य का पहला उदाहरण है रमा टेलीविज़न देख रही है। इस वाक्य में कर्ता है रमा, क्योंकि यह देख रही है क्रिया को संपादित कर रही है, इसलिए जो रमा शब्द है वह कर्ता है। तो इस वाक्य में कर्ता के अनुसार अर्थात कर्ता के हिसाब से वाक्य की क्रिया हुई है। चूंकि रमा स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसी के अनुसार वाक्य की क्रिया भी हुई है। इसी प्रकार अगला वाक्य है राम निबंध लिख रहा है। इस वाक्य में लिखने की क्रिया को संपादित करने वाला है राम, इसलिए राम यहाँ पर कर्ता है और कर्ता के अनुसार ही वाक्य की क्रिया हुई है, इसलिए यह वाक्य कर्तरी वाच्य का उदाहरण है। तीसरा वाक्य है वे पुस्तकालय जा रहे हैं। यहाँ पर जाने की क्रिया संपादित करने वाला है शब्द वे, जो कि सर्वनाम है, तो वे यहाँ पर कर्ता है और चूंकि कर्ता बहुवचन का रूप है, अर्थात वे शब्द बहुवचन का रूप है, इसलिए जा रहे हैं जो क्रिया है यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह वाक्य कर्तरी वाच्य का उदाहरण है। कर्तरी वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, अर्थात जो कर्तरी वाच्य के वाक्य होते हैं उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं होती हैं। अब पिछली कक्षा में हमने जाना था कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उसका पुनर्व्यास करें। सबसे पहले जानेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म होता है या कर्म होने की संभावना रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिन भी क्रियाओं में कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया किन्हें कहते हैं? जिन क्रियाओं में या तो कर्म होता है या फिर कर्म होने की संभावना होती है और उन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानें। सकर्मक क्रिया के उदाहरणों में पहला है माता शिशु को दुलार करती है। इस वाक्य में करती है शब्द क्रिया है और इसका प्रभाव दुलार शब्द पर पड़ रहा है, इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है अध्यापक भाषा पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में पढ़ा रहे क्रिया है और इस क्रिया का असर भाषा शब्द पर पड़ रहा है जो कि कर्म है, इसलिए यह क्रिया सकर्मक क्रिया है, अर्थात पढ़ाना जो क्रिया है वह सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है गायक गीत गाता है। इस वाक्य में गाता है क्रिया है और इस क्रिया का प्रभाव गीत शब्द पर पड़ रहा है जो कि कर्म है, तो यहाँ पर जो गाना क्रिया है अर्थात गाता है क्रिया है वह सकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य है वह पत्र लिखता है। इस वाक्य में लिखता है क्रिया है, इसका प्रभाव पत्र शब्द पर पड़ रहा है, इसलिए पत्र शब्द कर्म है, तो यहाँ पर लिखता है अर्थात लिखना सकर्मक क्रिया है। अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है। यदि हमें नहीं पता कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं
और हमें पहचानना हो तो क्या करेंगे? सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया से क्या और किसको से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिले, जो उत्तर मिले, वही सकर्मक क्रिया होती है। तो यदि हमें नहीं पता कि सकर्मक क्रिया किससे कहते हैं और हमें पहचानना तो क्या करेंगे? वाक्य की क्रिया से क्वेश्चन करेंगे, किससे, क्या और किसको शब्द से। अगर उत्तर मिलता है, आंसर मिलता है, तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण है, अध्यापक भाषा पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया है, अर्थात इस वाक्य में जो क्रिया है वह है पढ़ा रहे हैं। तो हम वाक्य की क्रिया से अर्थात पढ़ा रहे हैं शब्द से क्वेश्चन करेंगे, किस शब्द से, क्या शब्द से। क्या पढ़ा रहे हैं, तो उत्तर मिला भाषा पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से किसको पढ़ा रहे हैं, तो भाषा को पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते हैं या पढ़ना सकर्मक क्रिया है। पढ़ना सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, गायक गीत गाता है। यहाँ पर क्रिया है गाता है। तो हम क्वेश्चन करेंगे वाक्य की क्रिया से, क्या गाता है, आंसर आएगा गीत गाता है। किसको गाता है, आंसर आएगा गीत को गाता है। इस प्रकार गाना या गाता है क्रिया सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है, वह पत्र लिखता है। इस वाक्य में लिखता है क्रिया है। तो हम क्रिया से क्वेश्चन करेंगे, क्या लिखता है, आंसर आएगा पत्र लिखता है। किसको लिखता है, पत्र को लिखता है। तो क्या और किसको से इन तीनों ही वाक्यों के हमें उत्तर मिले, और इसलिए इन तीनों ही वाक्यों में जो भी क्रियाएं हैं, पढ़ना, गाना और लिखना, यह तीनों ही क्रियाएं सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार हम जानेंगे अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है और न ही कर्म होने की संभावना रहती है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो वाक्य में जो भी क्रियाएं होती हैं, यदि उन क्रियाओं का कर्म नहीं है, वाक्य में कर्म नहीं है और न ही कर्म होने की संभावना है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़े, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, अर्थात वाक्य की क्रिया का असर, प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे पहला उदाहरण है अकर्मक क्रिया का, शिशु सोता है। इस वाक्य में जो क्रिया है वह है सोता है, और इसका प्रभाव सीधे शिशु शब्द पर पड़ रहा है, इसलिए यह वाक्य में जो क्रिया है, इस वाक्य में जो क्रिया है सोता है, वह अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार अगला वाक्य है, अध्यापक आते हैं। इस वाक्य में आते हैं शब्द क्रिया है और क्रिया का असर सीधे अध्यापक शब्द पर पड़ रहा है, इसलिए इस वाक्य की जो क्रिया है आते हैं, वह अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार अगला वाक्य है, पिताजी जाग रहे हैं। इस वाक्य में जाग रहे हैं, इस वाक्य में जाग रहे हैं क्रिया है और जाग रहे हैं शब्द का असर पिताजी शब्द पर पड़ रहा है, तो इस वाक्य में जो जाग रहे हैं क्रिया वह अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार वाक्य है वह हंसता है। इस वाक्य में हंसता है क्रिया है और इस क्रिया का प्रभाव वह शब्द पर पड़ रहा है जो कि सर्वनाम है, तो इसलिए इस वाक्य में हंसता है क्रिया अकर्मक क्रिया है। यदि हमें नहीं पता कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और हमें पहचान करनी हो तो क्या करेंगे? यदि वाक्य की क्रिया से क्या और किसको से क्वेश्चन करने पर कोई उत्तर न मिले, कोई आंसर न मिले, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो यदि वाक्य की क्रिया से क्या और किसको से क्वेश्चन करने पर हमें कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। यह अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए है। कैसे, आइए देखते हैं। पहला वाक्य है, शिशु सोता है। इस वाक्य में सोता है शब्द क्रिया है। अब हम क्रिया से क्वेश्चन करेंगे, क्या शब्द से, क्या सोता है, कोई उत्तर हमें नहीं मिला। अगला क्वेश्चन करेंगे, किसको सोता है, इसका भी हमें कोई आंसर नहीं मिला। इस प्रकार हमने जाना कि सोता है शब्द जो क्रिया है यह अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, अध्यापक आते हैं। इस वाक्य में आते हैं क्रिया है, तो हम क्या से क्वेश्चन करेंगे, क्रिया से, क्या आते हैं, इसका हमें कोई आंसर नहीं मिला। किसको आते हैं, इसका भी हमें कोई आंसर नहीं मिला, इसलिए हमने जाना कि आते हैं शब्द क्रिया है जो कि अकर्मक है, जो कि अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार अगला वाक्य है, विदु जाती है। विदु जाती है। इस वाक्य में जाती है क्रिया है। हम क्वेश्चन करेंगे क्रिया से, क्या शब्द से, क्या जाती है, कोई आंसर नहीं मिला। किसको जाती है, इसका भी हमें कोई आंसर नहीं मिला, इसलिए हमने जाना कि जाती है अकर्मक क्रिया है। जाना अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से अंतिम वाक्य है, वह हंसता है। इस वाक्य में हंसता है क्रिया है। हम क्रिया से क्वेश्चन करेंगे, क्या शब्द से, क्या हंसता है, कोई जवाब नहीं मिला। किसको हंसता है, इसका भी कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए हमने जाना कि हंसता है शब्द क्या है, यह भी अकर्मक क्रिया है, अर्थात कर्म विहीन क्रिया है, कर्म रहित क्रिया है। तो इस प्रकार हमने जाना कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इनकी पहचान भी हमने जानी। वाच्य का जो दूसरा भेद है कर्मवाच्य, उसके बारे में जानेंगे। कर्मवाच्य किसे कहते हैं?
जिस वाक्य में कर्म की मुख्यता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, अर्थात जिस वाच्य में कर्म ही मुख्य हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में वाक्य की क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है, अर्थात जो भी वाच्य कर्मवाच्य होगा उसमें जो क्रिया होगी वह कर्म के अनुसार होगी, न कि कर्ता के अनुसार। अर्थात कर्म में जो लिंग वचन होता है वाक्य की क्रिया में भी उसी के अनुसार लिंग वचन होता है। तो यह हमने जाना कि जो वाच्य कर्मवाच्य होगा उसमें जो क्रिया होगी वह कर्म के अनुसार होगी, अर्थात कर्म में जो लिंग और वचन होगा उसी के अनुसार वाक्य की क्रिया में भी लिंग और वचन होगा। कैसे, आइए जानते हैं। कर्मवाच्य का पहला उदाहरण है, वेद द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इस वाक्य में पढ़ी जाती है क्रिया है, किताब कर्म है, वेद कर्ता है लेकिन गौण है, अर्थात अमुख्य है। हमने जाना था जब भी कर्ता के बाद से और द्वारा शब्द जोड़ा जाता है वहाँ पर कर्ता को गौण बना दिया जाता है, अर्थात अमुख्य बना दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर वेद कर्ता है लेकिन अमुख्य है, गौण है, इसलिए वेद अर्थात कर्ता के हिसाब से वाक्य की क्रिया नहीं हुई है। चूंकि वेद शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है और वाक्य की क्रिया स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर कर्ता अमुख्य हो जाता है। यहाँ पर मुख्य है किताब, किताब शब्द जो कि कर्म है, किताब यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है और इसी के अनुसार वाक्य की क्रिया हुई है, इसलिए यहाँ पर किताब की मुख्यता है, अर्थात कर्म की मुख्यता है, इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। दूसरा वाक्य है, वेद द्वारा पत्र लिखा जाता है। इस वाक्य में लिखा जाता है, यहाँ पर क्रिया है, पत्र कर्म है, वेद यहाँ पर करता है लेकिन गौण करता है। गौण मतलब अमुख्य, जो मुख्य ना हो। तो चूंकि यहाँ पर कर्ता गौण है इसलिए इसके अनुसार वाक्य की क्रिया नहीं हुई है। यहाँ पर जो मुख्य पद है, शब्द है, वह है पत्र जो कि कर्म है, और पत्र पुल्लिंग शब्द है, इसलिए जो वाक्य की क्रिया है लिखा जाता है यह भी पुल्लिंग है। इसलिए हमने जाना कि इस वाक्य में पत्र शब्द मुख्य है अर्थात कर्म मुख्य है, इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है, वेद द्वारा पौधे रोपे जाते हैं। इस वाक्य में भी वेद जो कि कर्ता है इसे गौण बना दिया गया है, द्वारा शब्द जोड़कर। कर्म यहाँ पर है पौधे शब्द और यहाँ पर कर्म की ही मुख्यता है, क्योंकि पौधे शब्द में पुल्लिंग और बहुवचन है, पुल्लिंग और बहुवचन है, और जो वाक्य की क्रिया है रोपे जाते हैं यह भी पुल्लिंग और बहुवचन है। इस प्रकार हमने जाना कि इस वाक्य में पौधे शब्द मुख्य है अर्थात कर्म मुख्य है, इसलिए यह उदाहरण कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य में केवल सकर्म क्रियाएं ही होती हैं। अब हम बात करेंगे वाच्य के तीसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? जिस वाच्य में भाव की मुख्यता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाव का क्या अर्थ होता है? तो भाव शब्द का अर्थ है वाक्य की क्रिया। भाववाच्य में क्रिया की मुख्यता होती है, इसलिए इस वाच्य में क्रिया स्वतंत्र होती है और सर्वदा पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में ही होती है। तो भाववाच्य में वाक्य की क्रिया ही मुख्य होती है और चूंकि क्रिया स्वतंत्र होती है इसलिए हमेशा पुल्लिंग और एकवचन में होती है। जैसे उदाहरण देखेंगे, भाववाच्य का पहला उदाहरण है, गर्मियों में कई बार नहाया जाता है। चूंकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, कर्ता गौण होता है अर्थात अमुख्य होता है, इसलिए जो मुख्यता होती है अर्थात प्रधानता होती है वह भाव की होती है अर्थात क्रिया की होती है। तो इस वाक्य में जो क्रिया है नहाया जाता है इसी की मुख्यता है। दूसरा वाक्य है, रोहन से चला नहीं जाता है। रोहन से चला नहीं जाता है, इस वाक्य में भी चला नहीं जाता है इसकी मुख्यता है जो कि क्रिया है, क्योंकि रोहन के बाद से शब्द जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कर्ता क्या है? अमुख्य है, गौण है, और इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए जो मुख्यता है वह क्रिया की है अर्थात भाव की है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। तो जो भी भाववाच्य के उदाहरण होते हैं उनमें केवल अकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य में कर्ता की मुख्यता होती है अर्थात कर्ता मुख्य होता है। कर्तरी वाच्य के वाक्यों में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों ही क्रियाएं होती हैं। दूसरा भेद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की मुख्यता होती है अर्थात कर्म मुख्य होता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा वाच्य है भाववाच्य। भाव का अर्थ है वाक्य की क्रिया। तो भाववाच्य में केवल क्रिया की ही मुख्यता होती है अर्थात क्रिया ही मुख्य होती है, और भाववाच्य के वाक्यों में केवल अकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। अब हम बात करेंगे वाच्य परिवर्तन के बारे में, किस प्रकार से वाच्य
में बदलाव किया जाता है, अर्थात कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य या कर्तरीवाच्य से भाववाच्य कैसे बना जाता है, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम बात करेंगे कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलना होता है। धातव्य बिंदु अर्थात ध्यान देने योग्य बिंदु जब हम कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहला बिंदु है, कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता कारक के बाद से अथवा द्वारा शब्द जोड़ा जाता है। तो जब भी हम कर्तरीवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो जो कर्ता होगा उसके बाद से और द्वारा शब्द जोड़ा जाएगा। दूसरा बिंदु है, कर्म चिन्ह रहित होना आवश्यक है, अर्थात जो कर्मवाच्य के वाक्य होंगे, उदाहरण होंगे, उनमें कर्म चिन्ह रहित होगा। आपने कारक वाली कक्षा देखी होगी जिसमें कारक के बारे में चर्चा की गई है। उसमें बताया था कि कर्म का चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को। तो जो भी कर्मवाच्य के वाक्य होंगे उनमें को चिन्ह नहीं होगा, अर्थात कर्म का जो चिन्ह है को वह नहीं होगा। तीसरा बिंदु है, वाक्य की क्रिया कर्म के लिंग और वचन की अनुगामिनी होगी, अर्थात जो कर्मवाच्य के वाक्य होंगे उनमें क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। चौथा बिंदु है, कर्मवाच्य बनाने के लिए सकर्मक क्रिया का होना आवश्यक है। जो भी कर्मवाच्य के वाक्य होंगे उनमें सकर्मक क्रिया ही होगी। जिन क्रियाओं का कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जिसमें कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है। तो पहला उदाहरण है, गोपी भोजन पकाती है। यह कर्तरीवाच्य का वाक्य है। इसमें गोपी शब्द कर्ता है और इसके अनुसार वाक्य की क्रिया संपादित हुई है, संपन्न हुई है। इसी प्रकार से जब इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वाक्य होगा, गोपी द्वारा भोजन पकाया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि गोपी स्त्रीलिंग है लेकिन वाक्य की क्रिया जो है वह पुल्लिंग है। चूंकि भोजन यहाँ पर पुल्लिंग है इसलिए वाक्य की क्रिया भी पुल्लिंग हुई है। तो यहाँ पर यह वाक्य कर्मवाच्य में बदल गया और गोपी अर्थात कर्ता को यहाँ पर गौण बना दिया गया है द्वारा शब्द जोड़कर। दूसरा वाक्य है, रानी कंप्यूटर चलाती है। इस वाक्य में रानी शब्द कर्ता है, चलाती है यह क्रिया है। तो रानी के अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया हुई है। जबकि कर्मवाच्य में रानी द्वारा कंप्यूटर चलाया जाता है। इस वाक्य में रानी अर्थात कर्ता को द्वारा शब्द जोड़कर गौण बना दिया गया है, अमुख्य बना दिया गया है और जो कर्म है अर्थात कंप्यूटर है उसके अनुसार वाक्य की क्रिया संपन्न हुई है। तो कंप्यूटर यहाँ पर पुल्लिंग है इसलिए वाक्य की क्रिया भी पुल्लिंग हुई है, जबकि रानी शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तीसरा वाक्य है, वे चित्र देखते हैं। इस वाक्य में वे शब्द कर्ता है और वे पुल्लिंग बहुवचन का रूप है, इसलिए जो वाक्य की क्रिया है देखते हैं इसमें भी पुल्लिंग बहुवचन है। लेकिन जब इस वाक्य का कर्मवाच्य बनाएंगे तो वाक्य बनेगा, उनसे या उनके द्वारा चित्र देखा जाता है। तो कर्मवाच्य में उनसे उनके द्वारा यह करता है लेकिन गौण करता है, अमुख्य करता है और इसमें चित्र मुख्य है अर्थात कर्म मुख्य है, इसलिए चित्र के अनुसार वाक्य की क्रिया हुई है। चूंकि चित्र पुल्लिंग है इसलिए वाक्य की जो क्रिया है देखा जाता है वह भी पुल्लिंग है। तो इस प्रकार हमने जाना कि कर्तरीवाच्य के वाक्यों को किस प्रकार कर्मवाच्य में बदला जाता है। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन होता है। इसके लिए ध्यान देने योग्य बिंदुओं में पहला बिंदु है, भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता कारक के बाद से अथवा द्वारा शब्द जोड़कर कर्ता को गौण बनाया जाता है अर्थात अमुख्य बनाया जाता है। दूसरा बिंदु है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तीसरा बिंदु है, भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग सदैव पुल्लिंग और एक वचन में किया जाता है। तो जब भी हम कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो तीन बातों का ध्यान रखेंगे। भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता में अर्थात कर्ता कारक में से अथवा द्वारा शब्द जोड़कर कर्ता को गौण बना दिया जाता है, अमुख्य बना दिया जाता है और भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और भाववाच्य में जो भी क्रिया होगी वह पुल्लिंग और एक वचन में होगी। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। तो कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में जो परिवर्तन हुआ है उसका पहला उदाहरण है, गोपी दिन भर सोती है। इस वाक्य में गोपी कर्ता है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया हुई है अर्थात गोपी शब्द स्त्रीलिंग रूप है और सोती है भी स्त्रीलिंग है। लेकिन जब भाववाच्य बनेगा तो वाक्य है, गोपी द्वारा दिन भर सोया जाता है। इस वाक्य में गोपी शब्द करता है लेकिन इसे गौण बना दिया गया है द्वारा शब्द जोड़कर दिन भर सोया जाता है। तो सोया जाता है यहाँ पर क्रिया है और क्रिया की ही मुख्यता है। इसी प्रकार अगला वाक्य है, रानी अब जा नहीं सकती। इस वाक्य में भी जो रानी शब्द है वह करता है, कर्ता के अनुसार वाक्य की क्रिया हुई है। रानी शब्द स्त्रीलिंग है और क्रिया में भी स्त्रीलिंग रूप है। लेकिन जब इसका भाववाच्य बनेगा तो वाक्य बनेगा, रानी द्वारा अब जाया नहीं जा सकता। यहाँ पर रानी शब्द जो कि कर्ता इसे गौण बना दिया गया है द्वारा शब्द जोड़कर और जाया नहीं जा सकता यह वाक्य की क्रिया है, यही अब मुख्य है। इसी प्रकार से
तीसरा वाक्य है वे हंसते हैं। यहाँ पर वे शब्द कर्ता है और इसी के अनुसार वाक्य की क्रिया हुई है, लेकिन जब इसका भाववाच्य बनेगा तो वाक्य बनेगा उनसे या उनके द्वारा हंसा जाता है। इसमें वे शब्द को जो कि उनसे और उनके द्वारा में परिवर्तित करके गौण बना दिया गया है और इस वाक्य में जो मुख्य है वह है हंसा जाता है अर्थात क्रिया है। तो इस प्रकार आपने जाना कि किस प्रकार कर्तरी से भाववाच्य में परिवर्तन किया जाता है। अब हम जानेंगे वाच्य के प्रयोग। जो कर्तरी वाच्य के वाक्य होते हैं उनको कर्तरी प्रयोग कहा जाता है। इसी प्रकार कर्मवाच्य का प्रयोग कर्मणि प्रयोग कहा जाता है और भाववाच्य के वाक्यों का प्रयोग भावे प्रयोग कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि कर्तरी वाच्य या कर्तरी प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला है सामर्थ्य, योग्यता, सामर्थ्यहीनता, प्रभाव आदि का बोध कराने के लिए कर्तरी वाच्य या कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है यह गीत गा सकता है, तो यहाँ पर सामर्थ्य का बोध कराया जा रहा है, इसलिए यह कर्तरी वाच्य का प्रयोग है अर्थात कर्तरी प्रयोग है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर सामर्थ्यहीनता बताई जा रही है, इसलिए यह वाक्य कर्तरी वाच्य का प्रयोग है। तीसरा वाक्य है आप चित्र बना सकते हैं। इस वाक्य में योग्यता का बोध कराया जा रहा है, इसलिए यह प्रयोग कर्तरी वाच्य या कर्तरी प्रयोग है। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे कि कर्मवाच्य या कर्मणि प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। जब क्रिया अचानक हो या अपने आप हो तो कर्मवाच्य या कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे शीशा गिर गया, तो यहाँ पर शीशा गिरने की जो क्रिया है वो अचानक हुई है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। अर्थात शीशा खुद नहीं गिरा होगा, किसी ने गिराया होगा या कुछ ऐसी बात हुई होगी जिससे शीशा गिरा होगा, लेकिन चूंकि क्रिया अचानक हुई है इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है या कर्मणि प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य है वर्षा होने लगी है। यहाँ पर क्रिया अपने आप हो रही है, स्वयमेव हो रही है, इसलिए कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। तीसरा वाक्य है बादल गरजने लगे हैं। यहाँ पर भी बादल स्वयमेव गरजने लगे हैं, अपने आप गरजने लगे हैं, तो क्रिया स्वतः हुई है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, कर्मणि प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा निजी कार्यालयों की भाषा कर्मवाच्य में होती है। तो जो भी सरकारी कामकाज की भाषा होती है उसमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है अर्थात कर्मणि प्रयोग किया जाता है। जैसे सूचित किया जाता है, जो यह वाक्य है इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य है कल अवकाश घोषित किया जाएगा। इस वाक्य में भी कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है अर्थात कर्मणि प्रयोग हुआ है। तीसरा वाक्य है इस माह बैठक सुनिश्चित की गई है। इसमें भी कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। आगे जानेंगे कि कर्मवाच्य का प्रयोग कहाँ पर होता है। जिस वाक्य में कर्ता निश्चित ना हो वहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। तो जिस वाक्य में क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता निश्चित ना हो वहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे अपराध करने वालों को सजा दी जाएगी, यहाँ पर कर्ता जो कि निश्चित नहीं है इसलिए कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य है कूड़ा फैलाने वालों को दंडित किया जाएगा। इस वाक्य में भी जो कर्ता है अर्थात कूड़े फैलाने वाला है वह निश्चित नहीं है, इसलिए कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करेंगे कि समूह, जिसमें सरकार, समिति, सभा, समुदाय के द्वारा या समूह के लिए कही गई बात कर्मवाच्य में होती है। तो जब भी सरकार के माध्यम से या किसी सभा के माध्यम से, समुदाय के माध्यम से, समिति के माध्यम से और समूह के लिए कोई बात कही जाती है तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसे सरकार द्वारा गरीबों के लिए क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर समूह के रूप में बात हो रही है, समूह के लिए बात हो रही है, इसलिए कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है ज्ञान वृद्धि सभा द्वारा सभी को बिना मूल्य की पुस्तकें बांटी जाएंगी। तो यहाँ पर भी समूह के द्वारा बात हो रही है और समूह के लिए बात हो रही है, इसलिए कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करेंगे भाववाच्य के बारे में कि भाववाच्य का प्रयोग कहाँ पर होता है अर्थात भावे प्रयोग कहाँ पर होता है। तो असमर्थता और विवशता प्रकट करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर भी असमर्थता व्यक्त करनी हो या विवशता प्रकट करनी हो वहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे उससे अब चला नहीं जाता, तो यहाँ पर असमर्थता व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग हुआ है अर्थात भावे प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य है रोम से उठा नहीं जाता है। यहाँ पर भी असमर्थता और विवशता प्रकट की है, इसलिए भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने वाच्य से संबंधित हर विषय पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए लाभप्रद रही होगी। ऐसी ही कक्षाओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सारी सूचनाएं सबसे पहले आपको प्राप्त हों।
साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।